41 का आंकड़ा चाहिए, 41 सीटें चाहिए और 25 सीटों को और आगे चल रही है तो जाहिर सी बात है 16 सीटों को वो करेंगे। तो फिर ये जो गठजोड़ है वो देखा जाएगा किस तरह से। तो रुझान दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर जो आगे चल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जाएगा। कहाँ तो वो अगर 2002 की बात करें तो 1 सीट थी, 2008 की बात करें तो वहाँ पर 11 सीटें उन्हें मिली थी। वो 11 सीटें गीत इस कारण मिली थी कि वहाँ पे उस समय एक बड़ा ज़बरदस्त अमरनाथ भूमि आंदोलन चला था, जो कश्मीर की तरफ से एकदम बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक तनाव वहां पे पैदा हुआ था। तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसका फायदा 11 सीटों को लेकर वहां पे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं विकास का जो नारा दिया गया, ये कहा गया कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, आतंकवाद की इतनी घटनाएं वहां पे, तो लोगों ने अब एक विकल्प चुना है। ठीक है, पीडीपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शन भी है अब लोगों के पास कि हाँ हमारे पास ऐसी एक और पार्टी है जो राज्य के बारे में सोच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। तो बीजेपी वो दूसरी पार्टी है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ जम्मू कश्मीर में अपनी इस रियासत में अपनी सियासत बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है गठबंधन, क्योंकि दोनों राज्य जो हैं वहां पर हमेशा गठबंधन की सरकारें बनती आई हैं। जो एग्जिट पोल्स हैं उनके अनुमान जो बताए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सही भी सटीक बैठ रहे हैं कि हाँ पीडीपी आगे चल रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पर काबिज है। अगर यहाँ पर पीडीपी बनती है तो क्या वो गठजोड़ करेगी, अलायंस किसके साथ उसका होगा? और अगर बीजेपी के साथ वो करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए राजी नहीं, क्योंकि वहां की जो आवाम है वहां पर हमेशा धारा 370 का मुद्दा हमेशा बना रहा है। तो क्या लगता है आपको, अगर पीडीपी आगे आती है, जाहिर सी बात है आगे ही चल रही है, तो क्या लगता है गठजोड़ वो करेगी? गठजोड़ की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बहुत ऑप्शंस हैं गठजोड़ के। पीडीपी अगर बड़ी पार्टी बनकर आती है तो बीजेपी अगर दूसरे नंबर पर पार्टी बनकर आती है तो दोनों पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो ना तो वहाँ पे ज़्यादा और दलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पीडीपी इसके साथ गठजोड़ नहीं करती है और अगर एग्जिट पोल की अगर हम बात करें या फिर जिस तरह से ये देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ रही है, तो पीडीपी के पास एक और ऑप्शन होगा कि अगर वो 38, 35 या 38 सीटें भी लेती है और कांग्रेस अगर 10 सीटें भी लेती है, 7 सीटें भी लेती है, तो भी उसकी कहीं ना कहीं जो एक 44 का टारगेट है, देखिए हम मैक्सिमम लेकर चलते हैं तो 38 और मिनिमम लेकर चलेंगे तो 35 पीडीपी की। अगर हम मिनिमम भी लेकर चलते हैं 35 और अगर कांग्रेस की मिनिमम लेंगे 4 तो 39, तो अन्य कहीं ना कहीं 5 लेकर ही करेंगे तो उनके साथ वो सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पर हमेशा जो एक धारा 370 का मुद्दा बना रहा है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि धारा 370 है वो हमेशा विकास का रोड़ा बनी है, लेकिन जो अब अगर हम नेता हिना भट्ट की बात करें तो वो कहती है कि अगर धारा 370 का मुद्दा यहाँ से हटा दिया गया तो वो तो बंदूक उठा लेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर जब बात महागठबंधन की आती है कि अगर दो पार्टी गठबंधन करेंगी तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी भी गठजोड़ करेंगी। देखिए गीत, राजनीति में क्या होता है, आपके बयानों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, इमोशन के साथ। आपको ये जो राजनेता होते हैं उन्हें मालूम है कि हमें जनता के दिल में किस तरह से जगह बनानी है, उनके जहन को किस तरह से हमने ऐसी चोट करनी है कि वो मुद्दा लेकर सड़कों पर उतर सके। 370 की अगर धारा 370 की अगर हम बात करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लोकसभा में था, लेकिन अगर यहाँ के मैनिफेस्टो में बात करें तो खैर बीजेपी ने तो कोई मैनिफेस्टो तैयार किया ही नहीं, एक रोड मैप था वो से उन्होंने दिखाया कि हमारे पास एक मॉडल, हम इस तरह से काम तैयार किया था, विजन तैयार किया था, डॉक्यूमेंट जो भी कह ले, ये एक तैयारी, ये प्लानिंग है कि हम किस तरह से करेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो टाइप का कोई इन्होंने घोषणा पत्र नहीं उसमें दिया। 370 बीजेपी को भी मालूम है, 370 राज्य जब तक उसमें बदलाव ना किया जाए, जब तक राज्य सरकार की सहमति ना लिया जाए और संविधान में संशोधन ना किया जाए, तब तक 370 नहीं हटेगी। लेकिन एक है कि जहन में ये चीज़ कहीं ना कहीं कुरेदते रहते हैं और नेताओं का काम ही ऐसा है। और राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई ना ही कोई परमानेंट आपका दोस्त होता है। ये तो हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें दोस्त बनाने ही पड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि राजनीति में ना अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं बनाने चाहिए और बहुत अच्छे दुश्मन भी नहीं बनाने चाहिए। फिलहाल हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इशफाक, सनम एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। तो सनम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज रुझान जो सामने आ रहे, पीडीपी आगे चल रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पर काबिज है, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या नजरिया है आपका? देखिए प्रियंका, मैं अगर इस समय की बात करूं, श्रीनगर से इशफाक गौहर देख रहा है तो मैं कुपवारा से देख रहा हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है और यहाँ पे अगर मतलब जो गिनने हैं, वो गिनने का जो सिलसिला है ये थोड़ा देर से शुरू हुआ। उसका एक कारण है, एक तो बहुत बड़ी
ज्यादा ठंड थी, तो और उसके साथ साथ कड़े सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स थे उसके कारण जो कार्यकर्ता हैं या दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पे पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई, उस कारण थोड़ा देरी से हुआ। लेकिन मैं फिलहाल की अगर बात बताता चलूँ, कुपवारा के जो 3 पोलिंग स्टेशन है जिनमें टंगदार आता है, उसके साथ साथ लोलाब आता है और कुपवारा आता है, यहाँ पे कुपवारा की अभी ही जो पोस्टल बैलेट्स है वो खोले जा चुके हैं। और पोस्टल बैलेट्स को अगर देखते हम ये बता सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस दो जो कुपवारा में ये बराबर चल रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लोलाब का जो पोस्टल बैलेट्स है वहां पे भी बराबर नेक टू नेक हम कह सकते हैं वहां पे वो चल रही। लेकिन पोस्टल बैलेट्स की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे जो ईवीएम है फिलहाल वो अभी नहीं खोले जा चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर हंदवाड़ा से अगर देखा जाए तो सज्जाद लोन जो वहां से जो लड़ रहे हैं और उनके बारे में जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट यही आ रहा है कि फिलहाल वो पहला जो चरण है मतगणना का उसमें वो बढ़त बनाए हुए हैं। ये पहले चरण की बात है और ये पहला टेबल चल रहा है इस वक्त हंदवाड़ा से। लंगेट से इसी तरह इंजीनियर रशीद हैं, वो एआईपी के हैं यहाँ से प्रत्याशी, उनका भी लीड चल रहा है पहले चरण के जो इस समय दौर काउंटिंग हो रही है उस पर।